वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है विद्युत मापक यंत्र और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और बेसिक इंस्ट्रूमेंट में ओम मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा आज के इस वीडियो का जो टारगेट हम रखते हैं 10,000 सब्सक्राइब का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठकर सभी स्टूडेंट सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट सेट करो और छोटा सा ही टारगेट सेट करना, कोई भी एक टॉपिक का। और उस एक टॉपिक को पूरा, जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये वाला टॉपिक हो गया, तो इस टॉपिक के पूरे 3-4 वीडियो देखकर आप अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें पूरा दिन भर का जो आपका जो टाइम है, ये पूरा टाइम एक ही टारगेट पर, मतलब कि एक ही टॉपिक पर आप लगा दें। जिससे क्या होगा कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मतलब आपका जो बेसिक है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। स्टार्ट करते हैं हम ओम मीटर। और ओम मीटर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ये ओम मीटर होता क्या और मेज़र क्या करता है। तो ओम मीटर जनरली जो है, ओम मीटर इसका जैसा नाम है, ये रजिस्टेंस मेज़र करने में यूज़ किया जाता है और इसका रजिस्टेंस में ही यूज़ करते हैं, हम रजिस्टेंस ही मेज़र करते हैं। और ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एमसी टाइप का। मूविंग एमसी टाइप मतलब मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ डी आर्सनवेल मूवमेंट के कारण यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर, वैसे इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो रजिस्टेंस मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रजिस्टेंस मेजरमेंट करने में यूज़ किया जाता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं इससे हम। ठीक है। और इसमें जनरल जो यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग की आवश्यकता हो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग की आवश्यकता हो, सीधे डायरेक्ट हमें रीडिंग शो करवाना है, तो ऐसी जगह पर हम ओम मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखेंगे हम। ओम मीटर में सबसे पहले इसका जहाँ यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं हम ये हीटर एलिमेंट में करते हैं। हीटर एलिमेंट में किया जाता है, इसका यूज़ हीटर एलिमेंट में करते हैं। सेकंड है, इसमें फाइंड कॉइल आप मूविंग कॉइल का रजिस्टेंस, मतलब कि मूविंग कॉइल का यदि रजिस्टेंस हमें निकालना है तो इसका यूज़ करते हैं। और मेजरिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस मेज़र करने में भी हम मेज़र करते हैं इसका। तो चेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि सेमीकंडक्टर डायोड को हमें क्या करना है, चेक करना है, सेमीकंडक्टर डायोड को यदि चेक करना है, तो सेमीकंडक्टर डायोड को चेक करने के लिए हमें ओम मीटर की आवश्यकता होती है। हम ओम मीटर से ही सेमीकंडक्टर डायोड को चेक करते हैं। फिर करते हैं हम कंटिन्यूटी चेकिंग ऑफ सर्किट। यदि सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है, तो सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी हम ओम मीटर का यूज़ करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। और उसके बाद यदि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल में हम सब स्टेशन में देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं जो सर्किट को अलग अलग करते हैं, सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ओम मीटर का यूज़ करते हैं। तो माइक्रो ओम मीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सर्किट ब्रेकर के रेजिस्टेंस, सर्किट ब्रेकर का जो रेजिस्टेंस है वो कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, मतलब कांटेक्ट में कितना रेजिस्टेंस है, यदि उसे मेज़र करना है हमें, तो सर्किट ब्रेकर में हम किसका यूज़ करेंगे, माइक्रो ओम मीटर का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम में ये है ओम मीटर, वो ये स्केल है, ओम मीटर का स्केल है। और ये स्केल है, ये ज़ीरो, ये इन्फिनिटी से ज़ीरो तक शो करता है। और मैक्सिमम जो मेटल कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में लगा होता है। और ये मैक्सिमम पॉइंटर डिफ्लेक्शन है, मतलब इसके आगे ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगी कब, इन्फिनिटी के बीच में। इसे ऐसा समझते हैं हम, ये इसका स्केल हो गया, स्केल की ये रेंज हो गई। ठीक है, ये स्केल की रेंज हो गई और यहाँ से इस पॉइंट तक की रेंज हो गई है।
तो यहाँ पर जो पॉइंट बना होगा ये 10 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद 1 किलो ओम होगा ये, 1 किलो ओम। उसके बाद होगा ये 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम, इस टाइप से लेकर ये लास्ट 250 किलो ओम तक होगा, ठीक है। और ये लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉइंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो स्केल का ये होता है मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, स्केल का मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का रेंज हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आर एक्स जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा और करंट की वैल्यू जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी लास्ट वैल्यू ये 0 ओम होगी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस साइड में जो है मैक्सिमम ये करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और राइट साइड में जब ये 0 के पॉइंट पर इस साइड राइट साइड में आएगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, राइट साइड में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और इसमें आर एक्स जो है जब करंट फ्लो होगा बैटरी से तब की कंडीशन में है। तो इसका बेसिक जनरल डायग्राम भी देख सकते हैं हम। तो राइट साइड में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और लेफ्ट साइड में करंट 0 फ्लो होगी। इसको आपको याद रखना है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सर्किट का, ये सर्किट का स्ट्रक्चर इस टाइप से है। तो इसका सर्किट का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ये आपका रजिस्टेंस हो गया, ये आपका पॉइंटर हो गया, ठीक है, बेसिक गैल्वेनोमीटर। और यहाँ से हम ये आपका बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका माइनस प्लस बैटरी सोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में हम लगाएंगे एक रजिस्टेंस R2, ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया। और ये जो है बेसिक मीटर मतलब कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। यहाँ से IM करंट फ्लो होगी, ठीक है, और I2 करंट इस सर्किट से फ्लो होगी, और यहाँ पर से I1 करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये R1 से I1 करंट फ्लो होगी। इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में A और B एक समिंग पॉइंट होगा, A और B दो समिंग पॉइंट होगा। तो A और B समिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इन्फिनिटी हो जाएगी। कब की कंडीशन में, R की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ओपन सर्किट की कंडीशन में, ओपन सर्किट की कंडीशन में, ठीक है। और R की वैल्यू 0 कब होगी, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। तो ये जो है RX, ये जो पॉइंट होगा ये RX का मान होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में ये जो है ये 0 एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये यही जो है इसी का RX का मान हम निकाल लेंगे। यही अननोन रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये अननोन वैल्यू की जो RX है, अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो इसमें RX का मान जब 0 होता है तो करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, ये ध्यान रहे, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यही डिफरेंस, दोनों के बीच में जो स्केल बनता है वो 100 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें क्या है, इसके द्वारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस माप सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ओम मीटर को उपयोग में उसके पूर्व लाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी जो लिमिट है, स्केल की लिमिट हम सिलेक्ट करेंगे पहली बात तो। सेकंड पॉइंट ये होगा, जो पॉइंटर है उसको 0 रेजिस्टेंस पर हम कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब सेट करेंगे 0 पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका जो प्रोब्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। यदि शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो इस रीडिंग शो नहीं करेगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें। और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दर्शाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो ओपन की कंडीशन मैंने क्या बताया आपको, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो R इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, R की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तब की कंडीशन में ये ओपन सर्किट होगा, ठीक है। सेकेंड होगा R इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो बेसिकली मैंने ओम मीटर क्या बताया, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में बताया आपको सीरीज ओम मीटर, सीरीज ओम मीटर,
और सेकंड मैंने बताया आपको शंट ओम मीटर। शंट ओम मीटर ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। तो इसके पहले अभी हमने जो देखा ये सीरीज ओम मीटर हमने देखा, तो सेम कंस्ट्रक्शन वैसे ही शंट ओम मीटर का होगा। तो शंट ओम मीटर में हम क्या करेंगे, इसमें इसका बेसिक सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा ये देखेंगे हम। तो बेसिक डायग्राम इस टाइप से हम तैयार करेंगे। इसका डायग्राम होगा ये ओम मीटर, ठीक है, एक समिंग पॉइंट ए होगा और एक बी होगा, और इन दोनों के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और यहाँ से ये बैटरी सोर्स है आपका, ठीक, ये बैटरी सोर्स हो गया आपका, और ये इसका स्विच एस हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये बी पॉइंट पर ला दी हमने, ये बी पॉइंट हो गया आपका, और यहाँ से हमें एक अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स ऐड कर देंगे। तो ये आर एक्स अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर वन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई प्लस माइनस। ये गैल्वेनोमीटर को हमने अटैच कर दिए। तो ये बेसिक मूवमेंट गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये गैल्वेनोमीटर? बेसिक मूवमेंट गैल्वेनोमीटर। यहाँ से आई एम करेंट फ्लो होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो ये जब आर इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और आर इक्वल 0 हो जाएगा तब हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट। जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है आर एर क्या है, ये इसे ज्ञात करना है हमें, यह अननोन रेजिस्टेंस। और ये दोनों के बीच का ये समिंग पॉइंट है, ये R1 हो गया आपका। यहाँ से I1 करंट फ्लो होगी इस बैटरी सोर्स से। तो जब पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, देखो ये पैरेलल की कंडीशन में है गैल्वेनोमीटर का, तो इसमें क्या हो जाएगा, Rx इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसी कंडीशन बनेगी, Rx इक्वल इन्फिनिटी, Rx इक्वल इन्फिनिटी होगी, मतलब कि ये पैरेलल की कंडीशन में होगा, पैरेलल या समांतर की कंडीशन में, समांतर की कंडीशन में होगा। तो जब Rx इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। इसका स्केल को हम यदि देखते हैं, इसके स्केल में क्या बनेगा, ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में 1 ओम होगा, इस साइड होगा आपका, इस साइड में 0 ओम, और इस साइड होगा आपका इन्फिनिटी ओम, ठीक है, ये इन्फिनिटी ओम होगा, ये 0 ओम होगा। तो यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट पे स्केल होगा ये 100 डिग्री डायल करेगा ये, ठीक है, बीच में मिड पॉइंट होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड हो गया आपका, राइट साइड हो गया। अब यहाँ पर ये 0.25 ओम से स्टार्ट होगा और ये जाकर 10 ओम तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Rx की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ध्यान दें सभी स्टूडेंट, जब Rx की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब ही इसमें करंट फ्लो होगी, आई फ्लो होगी, और नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका राइट साइड में। चलो देखते हैं अब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, और देखते हैं राइट साइड में। ये दो सिचुएशन क्रिएट होगी इसमें। तो लेफ्ट साइड में जब Rx इक्वल 0 होगा तब की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगी, तो Rx का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा, ठीक है। सेकेंड साइड में हम देखेंगे जब Rx की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब करंट मैक्सिमम होगी, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगी। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर ओम मीटर से, वो भी शंट ओम मीटर से हमें, या पैरेलल टाइप ओम मीटर से हमें रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। और ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जो होता है, आर की वैल्यू, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं ओम मीटर से। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हम मेगर। मेगर का यूज़ बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम मेगर का यूज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहाँ करते हैं, तो ये होता है मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मेगर से इसका जो मेज़रमेंट करते हैं मेगर से, तो मेगर से हम क्या करेंगे मेज़रमेंट, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है, ठीक है। इससे कंटिन्यूटी भी टेस्ट किया जाता है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम मेगर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेगर का,
इलेक्ट्रिकल फील्ड में केबलों का, वायरों का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आपको मेगर का यूज़ करते हुए आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करेंगे आप, जब फील्ड में निकलेंगे तो मेगर आपको लेकर चलना पड़ेगा, और मेगर से ही हम केबल का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम को देखेंगे हम। तो मेगर की जो रेटिंग होती है, ये इसकी रेटिंग हम यूज़ करते हैं जनरली 240 वोल्ट 500 वोल्ट के लिए। ठीक है, 240 वोल्ट 500 वोल्ट, या 11 केवी के लिए हम यूज़ करते हैं 1000 वोल्ट। ये ध्यान दीजिएगा, 1000 वोल्ट 2500 वोल्ट तक यूज़ करते हैं हम। इसकी रेटिंग है बेसिक, जब हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसके लिए है ये रेटिंग। 250 वोल्ट 500 वोल्ट, 11 केवी के लिए 1000 वोल्ट, या उससे ज़्यादा 2500 वोल्ट। तो इसमें एक हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर होता है। क्या यूज़ करते हैं इसमें? हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर। तो ये डीसी जो जनरेटर है ये हैंड ड्राइव होता है। अभी तो अब ये जो ओल्ड वाले फंक्शन में, या ओल्ड कहना चाहिए, ओल्ड टाइप का जो मेगर है उसमें एक हैंडल होता था हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर, उसे हाथ से घुमाया जाता था। परंतु अभी के समय में जो डिजिटल मेगर का यूज़ होने लगा है उसमें बैटरी सोर्स कनेक्ट करके दिया जाने लगा है, जिसका यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसमें इसका जो आरपीएम होता है हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर का, ये होता है 160 आरपीएम। ठीक है, तो 160 आरपीएम होने के कारण ही इसमें जो क्या है, डीसी सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, देखो ये अर्थिंग पॉइंट हो गया, इसके बीच में ये मैग्नेट है, इस साइड भी एक मैग्नेट है। ये तो एक डीसी जनरेटर का वर्क करता है, डीसी जनरेटर का वर्क करता है ये। और ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसमें जो पॉइंटर रखा हुआ है, ये पॉइंटर 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। ये इसका स्केल कहलाता है। ठीक है, ये स्केल होगा, और यहाँ से इसका एक अर्थ का पॉइंट होगा और एक लाइन का पॉइंट होता है, और यहाँ पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा, वो भी लाइन में। ठीक है, पैरेलल जो है अर्थ के एक पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहेगा। इस तरीके से ये R1 हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपका R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो लाइन के सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि यहाँ पर आपको जैसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती, दोनों कॉइल एक दूसरे के अपोज फोर्स लगाती है यहाँ पर। तो जब दोनों कॉइल एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाएगी तो कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। और यहाँ पर जो है 0 ओम से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी जो स्केल की रेंज होती है। तो जनरल पर्पस में जब इसका यूज करते हैं हम, तो R इक्वल इन्फिनिटी हो तो ये ओपन सर्किट होता है। ठीक है, और R इक्वल जब 0 हो तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। R इक्वल 0 हो मतलब रेजिस्टेंस का मान 0 हो तो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी हो तो ये ओपन सर्किट होगा। तो इसे कैसे हम पहचानेंगे? तो यहाँ पर एक N और S दो पोल बनेंगे। तो N और S जो दो पोल बनेंगे ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेट जो हो जाएंगे ये परमानेंट मैग्नेट होंगे, ये भी परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे, जैसी इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर फ्लक्स कट होंगे। फ्लक्स कट होने के कारण ही एक दूसरे को अपोज करेंगे यहाँ पर। तो जब दोनों कॉइल एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता तो हमको नहीं होगी। लेकिन इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस जब मेज़र करेंगे हम इसमें, तो इसमें करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है I1 और I2 ये सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। मतलब I1 करंट और I2 करंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि यदि ये N पोल बनाता है और ये S पोल बनाता है, N पोल और ये S पोल, तो यहाँ पर N पोल के साइड में आपकी जो करंट फ्लो होगी ये I1 करंट फ्लो होगी, और S पोल में I2 करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर N I1 करंट एंड I2 करंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, समान डायरेक्शन में। ठीक है,
जिससे दोनों इस कॉइल के बीच का जो एंगल बनेगा, ये दोनों कॉइल के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। इस साइड भी 90 बनेगा, इसमें भी 90 डिग्री बनेगा, और इसमें भी 90 डिग्री बनेगा, और इसमें भी 90 डिग्री बनेगा। ये समझिए कि ये ए है पॉइंट कॉइल और ये बी कॉइल है, इन दोनों के बीच में ये है मूविंग कॉइल। ठीक है, ये है मूविंग कॉइल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो मूविंग कॉइल है, इनके बीच में थीटा एंगल 90 का बनता है, इसी कारण ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। पहली बात तो मूविंग कॉइल लगा है, इसीलिए मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट यह होता है। तो इसमें जो TD1 है इज इक्वल टू TD2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर डायरेक्शन में होगा, पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एंगल कैसे क्रिएट होगा मैं ये बताना चाहूँगा। तो इसमें TD1 जो लगे बनेगा, ये BIAN साइन 90 माइनस थीटा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 होता है, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90 एंगल होता है। तो इस कारण से TD1 ऐसे ही TD2 का भी निकलेगा, तो BLAN साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू कट जाएगी, और दोनों इक्वल होने के कारण TD1 इक्वल TD2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट जो है स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। और ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल आपका हो जाएगा tan इनवर्स I1 अपान I2 हो जाएगा, पॉइंटिंग जब पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगा तब की कंडीशन में। और टार्क ऑपरेटिंग होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। एक तो कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, घर की कंटिन्यूटी मतलब ये हाउस वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इसमें। सेकंड, इसमें हम पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसे। सबसे पहले तो पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं, पोलैरिटी टेस्ट। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद देख सकते हैं हम इसमें अर्थिंग टेस्ट, अर्थिंग टेस्ट, और हाईवे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। इससे यदि मोटर की हमें वाइंडिंग टेस्ट करना है, तो वाइंडिंग यदि मोटर की टेस्टिंग करना है मेगर से, तो उसकी जो रीडिंग होगी वाइंडिंग की, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका, ये एक वाइंडिंग हो गई, ये दूसरी वाइंडिंग हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी तीसरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर R1, R2, Y1, Y2 और B1, B2 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे, इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। ये Y1, Y2 और ये B1, ये B2, एंडिंग छोर, स्टार्टिंग छोर और एंडिंग छोर से। तो यहाँ पर जो रीडिंग हो जाएगी, अब इसे रीडिंग में हम कैसे समझेंगे। तो जब मेगा ओम में हो दिया हो तो वाइंडिंग सही है, वाइंडिंग सही है। जब किलो ओम में दिया हो तो वाइंडिंग लीकेज है, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। और जब 0 ओम दिखा है तो ये समझिएगा कि ओपन हो जाएगी, मतलब कि ओपन सर्किट हो जाएगी, और ओपन के कारण ये जल जाएगी, ये जो वाइंडिंग है ये जल जाएगी। तो इतना हमें याद रखना है कि ओपन के कारण ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इस तरीके से हम मोटर की टेस्टिंग मेगर से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मोटर में जनरेटर का जो है 160 RPM में घूमता है, ये भी पता है आपको, बता दिया मैंने। जनरेटर का पहला स्केल जो है किलो ओम में होता है। क्या हो जाएगा इसमें, तो मेगर का जो पहला स्केल हो जाएगा, ये स्केल 10 किलो ओम तक होता है, 10 किलो ओम। और लास्ट वाला होगा ये फर्स्ट वाला, ठीक। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इन्फिनिटी ओम। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ओम जाएगा लास्ट वाला स्केल। अब मेगर में कंट्रोल स्प्रिंग का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब मेगर मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाए इसमें, मेगर के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पर यह 0 रेटिंग शो करता है। तो कभी भी जब मेगर का जो टर्मिनल है उसे यदि आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 0 रीडिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा,
0 रीडिंग, ठीक है। और उसके टर्मिनल को ओपन रखने पर ये इन्फिनिटी रीडिंग शो करता है। यदि टर्मिनल ओपन है, ठीक है, कौन, टर्मिनल, यदि टर्मिनल ओपन है तो ये रीडिंग शो करेगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इसमें एजिंग इफेक्ट के कारण यदि परमानेंट मैग्नेट वीक हो जाता है तो इसकी जो रीडिंग में एरर नहीं आता। ये मेन प्लस पॉइंट वाली बात है। एजिंग इफेक्ट हम पढ़े हैं, और एजिंग इफेक्ट के कारण यदि परमानेंट मैग्नेट वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो इसकी रीडिंग में एरर नहीं आता। ये एक बेसिक फंडा है इसका, इसीलिए मैगर का हम यूज़ करते हैं। और जनरल पर्पस में अभी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन में मैगर का यूज़ सबसे ज़्यादा सब स्टेशन में किया जाता है। तो इससे हम मैगर जो है, मैगर में नियंत्रित जो कॉइल है, आघूर्ण के द्वारा हम 250 वोल्ट में कम से कम मेगा वोल्टेज 500 होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैगर में नियंत्रित आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है, और 250 वोल्ट स्थापना के परीक्षण के लिए, मतलब कि ये हो जाएगा सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए। तो इसके लिए मेगा ओम वोल्टेज कितना होना चाहिए, 500 मेगा ओम होना चाहिए मैक्सिमम, तभी आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार यदि चालक के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस 50 मेगा ओम है, अपान निर्गमों की संख्या ये इतना है, तो ही आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो इस आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, यदि आप एक विद्युत केतली में जो है इसका अर्थ फॉल्ट का आप टेस्ट करते हैं मैगर के द्वारा, तो इसकी रीडिंग क्या बताएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि ये शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल दर्शाता है, क्योंकि हम बॉडी से छुएंगे तो न्यूट्रल उसको मिल जाएगा, तो इसके कारण हमें 0 रीडिंग शो करेगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी कभी वाई में या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। यह आपका मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर का बेसिकली बहुत जगह यूज़ करते हैं मल्टीमीटर में। इसमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट हम मेज़र कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं माप सकते, बस बाकी सब हम मेज़र कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट आप मेज़र कर सकते हैं। इसे एवोमीटर भी कहते हैं, एवोमीटर भी कहा जाता है, इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं कंटेंट, फर्स्ट होगा आपका डिस्प्ले, सेकंड हो गया आपकी बटन, ठीक है, और थर्ड होगा आपका डायल, मतलब एक रोटरी स्विच होगा डायल करने का, और उसके बाद होगा ये आपका इनपुट जैक्स। तो ये इनपुट जैक्स से आप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे टर्मिनल, और कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो एवोमीटर कहने का इसका रीज़न यही है। एवोमीटर में क्या होता है, इससे हम एवोमीटर से क्या कर सकते हैं, करंट मेज़र करेंगे, वोल्टेज मेज़र करेंगे, और ओम मीटर मतलब रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे, इसीलिए इसका नाम एवोमीटर भी रखा गया है। तो इसके द्वारा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को मापा जा सकता है। अब यह एसी और डीसी दोनों टाइप को मापता है, मतलब एसी करंट को भी और डीसी करंट को भी, दोनों को मेज़र करता है। और इसके ऑपरेट के लिए हमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। कितनी की लगेगी, 9 वोल्ट डीसी की बैटरी, ठीक है, बैटरी हम कनेक्ट करते हैं इसमें। इसके जो सेलेक्टर स्विच की स्थिति होती है उसमें रेजिस्टेंस के मान के अनुसार बदलते जाते हैं। जैसे जैसे जिसको मेज़र करना है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के मान को यदि मेज़र कर रहे हैं तो हम उसे सेट करना पड़ेगा सेलेक्टर से। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का ये मल्टीमीटर होता है, और ये जो बहुत संवेदनशील भी होता है, और प्योर मतलब कि शुद्धता इसकी जो है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और यह इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि एक ITI हो या पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट हो, ये ITI का टेक्नीशियन या कोई भी हो टेक्नीशियन के लिए आपको एवोमीटर या मल्टीमीटर बहुत ज़रूरी है, और इसको चलाते आना चाहिए। पहली बात तो बहुत से स्टूडेंट को चलाते नहीं आता, बहुत से, लेकिन दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा इसे सीखना है, और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यदि इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो ये कम रीडिंग देगा, ये बात आपको याद रखना है, और इसी में फॉल्ट बहुत बार होता है। तो आप चेक कर लीजिए बैटरी सही सप्लाई, सही वोल्ट प्रोड्यूस कर रही कि नहीं कर रही है। यदि उतनी 9 वोल्ट की बैटरी, यदि करंट रीडिंग बैटरी कमज़ोर है तो रीडिंग कम देगा, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर देखेंगे हम। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या मेज़र करेंगे, सीधे फ्रीक्वेंसी मेज़र करेंगे। और फ्रीक्वेंसी सिर्फ एसी में होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डीसी फ्रीक्वेंसी लेस होती है। इसीलिए एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए एसी ही हम मेज़र करेंगे, मतलब एसी की ही फ्रीक्वेंसी को मापी जाती है इस फ्रीक्वेंसी मीटर से। तो ये एनालॉग टाइप का है, एनालॉग टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, डिजिटल टाइप का भी फ्रीक्वेंसी मीटर यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत जनरल पर्पस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं हम। और अभी के समय में तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर ज़्यादा यूज़ होने लगा है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, यह यंत्र क्या है, वोल्टेज परिवर्तन में अप्रभावित रहता है, क्योंकि यदि वोल्टेज चेंज भी हुआ तो भी फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट स्रोत है ये वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। और यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाफ साइकिल में, आधे साइकिल में, ठीक है, आधे साइकिल से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता। इसका एक जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक यही है कि हाफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए, हाफ फ्रीक्वेंसी साइकिल में कम फ्रीक्वेंसी अंतर को ये नहीं पढ़ सकता। मतलब टोटल पूरी होगी तो उसको रीड करेगा, हाफ का अंतर है, आधे साइकिल का अंतर है, मतलब कि ये हाफ पॉजिटिव और ये हाफ नेगेटिव, तो हाफ का है तो नहीं करेगा, ये इतना डिफ्लेक्स नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सीआरओ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और ये सबसे ज़्यादा वेव फॉर्म को देखने के लिए, वोल्टेज की, करंट की, फ्रीक्वेंसी की, है ना, पावर की, वेव फॉर्म को हमें चेक करना या देखना है, तब के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको द्वारा डीसी और एसी विद्युत राशियों की जो वेव फॉर्म होती है, तरंग आकृति, उसको स्पष्ट रूप से इस पर्दे पर हम देख सकते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि इससे हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पावर मेज़र नहीं कर सकते। ध्यान रहे, डायरेक्ट पावर मेज़र नहीं कर सकते, मतलब शक्ति का मापन डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें पहले वोल्टेज और करंट दोनों निकालना पड़ेगा, मतलब करंट की और वोल्टेज की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पावर को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी का सीधे मापन तो हो सकता है, हम फ्रीक्वेंसी सीधे माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को सीधे मापन कर सकते हैं। तो जो सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ये काफ़ी रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम तरंग आकृति पर्दे पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे फ्रीक्वेंसी का हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो प्लेन होते हैं, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो इस प्लेन में हमें ग्राफ डिस्प्ले होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, इन दोनों में हम ग्राफ को जब वेव शेप को जब डिस्प्ले कराते हैं, ये वेव शेप है अब, तो इस तरीके से जब इसमें डिस्प्ले होता है तो हमें इसमें वेव फॉर्म को सेट करना पड़ता है। यदि आपको ट्रायंगुलर वेव देखना है, जनरेट करना है, साइनसोइडल वेव जनरेट करना है, या जैसी भी वेव आपको जनरेट करना है, स्क्वायर वेव, तो इस टाइप से हम इसमें सेट करते हैं, तो उस वेव को आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। इंडक्शन जो मीटर की रेंज होती है वो होती है आपका 100 एम्पियर। उसके बाद देखेंगे 1 BOT जो यूनिट होती है वो 740 वाट आवर के बराबर होती है। ठीक है, यदि जो है चल को जो कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को यदि बदल दिया जाए तो यंत्र जो है वो विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाने लगता है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। यदि ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये बोल सकते हैं कि अपोजिट दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, मतलब जीरो, इन्फिनिटी इधर है तो जीरो तरफ दिखाएगा और जीरो तरफ है तो इन्फिनिटी तरफ दिखाएगा। इस टाइप से हम ये देख सकते हैं इसके इफेक्ट को। स्थायी चुंबक क्या है, ये चल कुंडली यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क पैदा करते हैं और ईडी करंट डैम्पिंग विधि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा जो कॉइल होती है वो स्थिर रखा जाता है हमेशा, क्योंकि स्थिर रखने पर ही उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। और उसके बाद देखेंगे हम जो वोल्ट मीटर का जो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
वैद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग करना पड़ता है। कौन सा? वोल्टमीटर में हमें विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करना है, तब डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न करना है तो स्थिर वैद्युत स्थैतिक प्रभाव का यूज किया जाता है। अमीटर में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, बेसिकली अमीटर के लिए, और वोल्टमीटर के लिए वैद्युत स्थैतिक प्रभाव का यूज करते हैं, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होता है उसका यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यदि डायनामो प्रकार के वोल्टमीटर में डैम्पिंग टॉर्क वायु घर्षण के द्वारा लगाए जाते हैं तो उसमें जो डायनामीटर टाइप का वोल्टमीटर होता है उसमें रीडिंग बहुत अच्छी आती है। किसके कारण? डैम्पिंग टॉर्क के कारण। और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में फॉल्ट यही होता है कि उसे वर्टिकल कंडीशन में रखना पड़ता है, इसीलिए ग्रेविटेशन कंट्रोल मेथड का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। उसके बाद देखेंगे हम, यदि कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रायः हम यूज़ करते हैं तो ये अच्छा होता है। किसके लिए? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो जनरल पर्पस में जितने भी एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क हमें उत्पन्न करना है तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। और ये स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, अब ये फास्फर ब्रॉन्ज इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता। यदि हमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं तो सिस्टम का यूज़ करने पर क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये कंट्रोल सिस्टम उनका बहुत अच्छा होता है। तो TD=TS होता है इस कंडीशन में। अब देखेंगे हम धारिता मापने के लिए निम्न ब्रिज का उपयोग करते हैं। अब कौन कौन से कैपेसिटेंस मापने के लिए, कैपेसिटेंस के मापन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? तो हम करेंगे DSW। ठीक है, तो एक होता है DSATI ब्रिज, ठीक है, और सेकंड देखेंगे शेयरिंग ब्रिज, ठीक है, और थर्ड है आपका वेन ब्रिज। तो कैपेसिटेंस मेज़र करने के लिए जनरल वेन ब्रिज का यूज़ करते हैं, वेन ब्रिज का। उसके बाद है आपका शेयरिंग ब्रिज, इससे भी हम कैपेसिटेंस मेज़र करते हैं। और आपका है DSATI ब्रिज, इससे भी हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस मेज़र करते हैं। तो ये तीन ब्रिज से हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध कैपेसिटेंस मेज़र करेंगे, अर्थात धारिता मेज़र करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। इसके बाद है इंडक्टेंस मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो इंडक्टेंस मेज़र करने के लिए या प्रेरकत्व मेज़र करने के लिए एक फार्मूला है MHA। M से हो जाएगा आपका मैक्सवेल ब्रिज। सेकंड है H से आपका हो जाएगा हे ब्रिज। और थर्ड हो जाएगा आपका एंडरसन ब्रिज। तो ये तीन ब्रिज आपको यदि इंडक्टेंस L मेज़र करना है तब की कंडीशन में आप प्रेरकत्व मापने के लिए इन तीनों ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। और प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का यूज़ करते हैं। यदि आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है, R मेज़र करना है, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे? हम केल्विन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेन ब्रिज से इसका फ्रीक्वेंसी मापने के लिए करते हैं। जो वीन ब्रिज इसका उपयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए। तो ये इन सारे ब्रिजेस को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। और शक्ति गुणांक मापने के लिए जो कार्य प्रणाली में यूज़ करते हैं वो नियंत्रण प्रणाली नहीं होती, याद रखिए। और PMMC टाइप मीटर मल्टीमीटर में ही लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों।